सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वक्त तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए ताकि जिंदगी में तुम्हें कभी पैसे की चिंता ना हो, क्या तुम सही सही अंदाजा लगा पाओगे? अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत देते हैं, क्योंकि असली खेल पैसों का नहीं बल्कि पैसे की साइकोलॉजी का है। और यही खेल समझाने के लिए मॉर्गन हाउसल ने लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक ऐसी किताब जो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। अब सवाल यह है, पैसा रखने वाला हर इंसान अमीर क्यों नहीं होता? और अमीर बनने के बाद भी लोग क्यों खो देते हैं सब कुछ? आओ इस सफर की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, प्लीज लाइक बटन पर टैप करें। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है जिन्हें शायद आज इसकी सचमुच जरूरत है। आइए मिलकर कुछ अच्छा करें। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर भी विचार करें, इससे मुझे आप तक इस तरह का और कंटेंट पहुंचाने में वाकई मोटिवेशन मिलती है। नाउ लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक बहुत ही दिलचस्प और सच्ची बात कहते हैं। पैसों के मामले में कोई भी इंसान पागल नहीं है। मतलब, अगर तुम्हें लगता है कि कोई आदमी बहुत बेवकूफ़ी वाला निवेश कर रहा है या फिर बिना वजह खर्च कर रहा है, तो हो सकता है तुम्हारी नज़र से वो गलत लगे, लेकिन उसकी नज़र में वो बिल्कुल सही हो। हर किसी का अपना अनुभव होता है। सोचो, अगर किसी ने 1990 के दशक में शेयर मार्केट में निवेश किया और कुछ ही सालों में भारी मुनाफा कमा लिया, तो उसके दिमाग में शेयर मार्केट की आसान पैसा वाली छवि बनेगी। लेकिन अगर किसी ने 2008 के आर्थिक संकट में अपनी पूरी बचत खो दी, तो उसके लिए शेयर मार्केट जुआ बन गया। दोनों के नज़रिए में फ़र्क सिर्फ उनके अनुभव की वजह से है, न कि उनकी बुद्धिमानी की वजह से। तुम्हारा सच, मेरा सच अलग है। पैसों से जुड़ी हमारी सोच, हमारे बचपन, परिवार की आर्थिक स्थिति, किस शहर में पले बढ़े, किन मुश्किलों से गुजरे, इन सब पर आधारित होती है। एक इंसान जिसने गरीबी देखी है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बचत करने की आदत रख सकता है, जबकि जिसने हमेशा सुरक्षा और आराम में ज़िंदगी बिताई है, वो खर्च करने में ज़्यादा खुला रहेगा। लॉजिक से ज़्यादा इमोशन। मॉर्गन बताते हैं कि पैसों के मामले में ज़्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशंस और पर्सनल हिस्ट्री से लिए जाते हैं। यानी भले ही कोई आंकड़े और डेटा कहें कि ये सही कदम है, अगर हमारा दिल कह रहा है कि ये रिस्क मत लो, तो हम नहीं लेंगे। क्यों समझना ज़रूरी है? जब हम समझते हैं कि हर इंसान का पैसों को देखने का नज़रिया अलग है, तो हम दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं। इसके बजाय हम ये सोचने लगते हैं, ये इंसान अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कर रहा है, मेरे अनुभव अलग हैं, इसलिए मेरा तरीका अलग है। सबक: पैसों के मामले में सही या गलत का कोई एक ही पैमाना नहीं है। हर इंसान का नज़रिया उसकी कहानी से बनता है, और अगर हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन बेहतर बनाने हैं, तो पहले हमें ये मानना होगा कि कोई पागल नहीं है, बस सबकी दुनिया अलग है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी जिंदगी में सफलता और असफलता सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं होती। दो और अदृश्य ताकतें हमेशा काम करती हैं: लक, किस्मत, और रिस्क, जोखिम। ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी को ऐसे बदल सकती हैं जैसा हम सोच भी नहीं सकते। किस्मत का असर। मॉर्गन एक उदाहरण देते हैं बिल गेट्स का। बिल गेट्स को 1968 में अपने स्कूल में कंप्यूटर इस्तेमाल करने का मौका मिला। उस वक्त दुनिया में शायद 99% बच्चों को ये सुविधा नहीं थी। अगर वो उस दौर में उस खास स्कूल में नहीं होते, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का सपना भी नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं कि बिल गेट्स ने मेहनत नहीं की, उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की, लेकिन उनकी शुरुआत में किस्मत का बड़ा हाथ था। जोखिम का असर। दूसरी तरफ मॉर्गन एक और कहानी बताते हैं, बिल गेट्स के बचपन के दोस्त केंट एवंस की। केंट गेट्स जितना ही टैलेंटेड था, लेकिन एक हादसे में कम उम्र में उसकी मौत हो गई। अगर वो जिंदा रहता, तो शायद उसका नाम भी आज बिल गेट्स के साथ लिया जाता। ये दिखाता है कि जिंदगी में रिस्क कभी कभी पूरी कहानी बदल देता है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। एक गलती जो हम सब करते हैं, हम अक्सर सफल लोगों की कहानियों में उनकी मेहनत, आइडियाज़ और स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं, लेकिन किस्मत के रोल को भूल जाते हैं। उसी तरह असफल लोगों को हम उनकी गलतियों के लिए दोष देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि शायद वो बुरी किस्मत या अनलकी घटनाओं के शिकार हुए हों। क्यों ज़रूरी है समझना? अगर हम किस्मत और रिस्क का रोल समझ लें, तो हम दो चीज़ें सीखते हैं। ज़्यादा विनम्र होना, क्योंकि हमारी सफलता में सिर्फ हमारा हाथ नहीं होता।
दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, क्योंकि उनकी असफलता में भी कई बार उनके बस से बाहर की ताकतें शामिल होती हैं। चैप्टर 3 नेवर इनफ। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक बहुत गहरी और खतरनाक आदत के बारे में बताते हैं, कभी भी इनफ महसूस न करना। यानी चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ जाए, तुम्हें लगेगा कि थोड़ा और चाहिए, और फिर थोड़ा और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। एक कहानी, रजत गुप्ता का सबक। मॉर्गन एक सच्ची कहानी सुनाते हैं रजत गुप्ता की, जो भारत से आए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की और मैकिन्सी के सीईओ बने। उनकी नेटवर्थ करोड़ों डॉलर में थी, उनके पास सारी सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग में हिस्सा लिया ताकि और पैसा कमा सकें। परिणाम? जेल की सजा, करियर खत्म, इज्जत खत्म। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास इनफ नहीं है। कंपेयर का जाल। जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा ऐसे इंसान को चुनते हैं जो हमसे आगे हो। अगर तुम्हारे पास 10 करोड़ हैं तो तुम 100 करोड़ वाले को देखोगे, अगर 100 करोड़ हैं तो अरबपति को देखोगे। ये कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इनफ महसूस करना और भी मुश्किल हो जाता है। क्यों खतरनाक है ये आदत? ये तुम्हें अनावश्यक रिस्क लेने पर मजबूर करती है, तुम्हारे पास जो है उसका आनंद लेने से रोकती है, तुम्हें हमेशा एक दौड़ में रखती है जो कभी खत्म नहीं होती। इनफ का मतलब? मॉर्गन कहते हैं कि इनफ का मतलब ये नहीं कि तुमने बढ़ना बंद कर दिया। इसका मतलब है तुम्हें पता है कि कब रुकना है, कब संतुलन बनाना है और कब अपनी खुशियों को प्राथमिकता देनी है। सबक: अगर तुम इनफ महसूस करना नहीं सीखते तो चाहे जितना भी कमा लो, तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। कभी कभी सच्ची अमीरी इस बात में है कि तुम कह सको, मेरे पास पर्याप्त है। चैप्टर 4 कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में पैसे का सबसे बड़ा और अक्सर गलत समझा जाने वाला जादू बताते हैं। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये वो ताकत है जो समय के साथ धीरे धीरे लेकिन विस्फोटक तरीके से तुम्हारी संपत्ति बढ़ा सकती है। वॉरेन बफेट का राज। मॉर्गन कहते हैं कि वॉरेन बफेट की सफलता का असली कारण उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से ज्यादा समय है। बफेट ने सिर्फ अच्छे निवेश नहीं किए, उन्होंने बहुत लंबा समय निवेशित पैसा बढ़ने दिया। उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, 30 साल की उम्र तक उनके पास $1 मिलियन थे, लेकिन उनकी असली दौलत $84.5 बिलियन का 90% हिस्सा उन्होंने अपने 65वें जन्मदिन के बाद कमाया। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू लंबी अवधि में दिखाई देता है, न कि तुरंत। क्यों लोग इसे गलत समझते हैं? हम इंसान अक्सर शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। अगर निवेश 1-2 साल में ज्यादा नहीं बढ़ता तो हम हार मान लेते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग का कर्व शुरू में धीरे धीरे चढ़ता है और बाद में तेजी से ऊपर जाता है, जैसे बर्फ का गोला जो लुढ़कते लुढ़कते बहुत बड़ा हो जाता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं। मॉर्गन बताते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ वेल्थ में नहीं, बल्कि नॉलेज, रिलेशनशिप्स और स्किल्स में भी काम करता है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना सालों बाद जबरदस्त ज्ञान में बदल जाता है। छोटे छोटे अच्छे हैबिट्स समय के साथ बड़ी पर्सनैलिटी बनाते हैं। धैर्य ही कुंजी है। कंपाउंडिंग के लिए पेशेंस यानी धैर्य जरूरी है। अगर तुम जल्दी जल्दी पैसे निकालते रहोगे या बार बार स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे तो वो बर्फ का गोला कभी बड़ा नहीं होगा। सबक: कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट मत करो। लंबा समय प्लस स्थिर निवेश इक्वल टू असाधारण परिणाम। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा उठाओगे, लेकिन असली जादू देखने के लिए सालों का धैर्य चाहिए। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अमीर बनने के लिए एक तरह की सोच चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए बिल्कुल अलग सोच चाहिए। ये वही फर्क है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते और इसी वजह से वो अपनी मेहनत से बनाई हुई दौलत खो देते हैं। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, नए मौके अपनाना, बोल्ड डिसीजंस लेना, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है, यकीन करना कि तुम्हारा आइडिया सफल होगा। अग्रेसिव अप्रोच, तेजी से आगे बढ़ने का माइंडसेट, ये क्वालिटीज तुम्हें वेल्थ तक पहुंचा सकती हैं। अमीर बने रहने के लिए रिस्क को कम करना पड़ता है, कैपिटल को बचाना, ज्यादा गैम्बल न करना। पागलपन जरूरी है, ये मानकर चलना कि गलतियां हो सकती हैं और उनसे बचाव की तैयारी रखना। डिफेंसिव अप्रोच, ग्रोथ से ज्यादा सर्वाइवल को प्राथमिकता देना। मॉर्गन कहते हैं, सर्वाइवल ही असली सक्सेस है। अगर तुम मार्केट में लंबे समय तक टिको तो कंपाउंडिंग का जादू खुद ही तुम्हें अमीर बना देगा।
क्यों लोग फेल हो जाते हैं? बहुत से लोग अमीर बनने के बाद भी वही अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाते रहते हैं जो उन्होंने शुरुआत में अपनाई थी। लेकिन जितना ऊपर जाओ, गिरने का खतरा उतना बड़ा हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड अक्सर डाउनफॉल का कारण बनते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाकर वेल्थ हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने बार बार कहा कि मेरी पहली प्रायोरिटी है कंपनी को बचाए रखना। उनके दिमाग में हमेशा ये बात थी कि कोई भी खतरा कंपनी को खत्म कर सकता है, इसलिए वो सर्वाइवल मोड में भी रहते थे। सबक: वेल्थ बनाने और उसे बनाए रखने की स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं। अमीर बनने के बाद सर्वाइवल को प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर तुम खेल में टिके नहीं तो कंपाउंडिंग कभी काम नहीं करेगा। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक बहुत दिलचस्प सच्चाई बताते हैं। ज्यादातर बड़ी सफलताएं कुछ ही रेयर इवेंट्स से आती हैं और बाकी सब औसत या असफल होते हैं। यानी तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बड़ी जीतें ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। इन्वेस्टिंग में टेल्स का मतलब स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व जैसा नहीं होता, बल्कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स ही लंबे समय में बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं। बाकी या तो एवरेज परफॉर्म करते हैं या लॉस में जाते हैं। इन्हीं रेयर आउटलायर स्टॉक्स को मॉर्गन टेल्स कहते हैं। उदाहरण: अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के शुरुआती इन्वेस्टर्स में से कुछ ने कंपनी के शेयर्स बहुत समय तक होल्ड किए। बीच बीच में कई बार स्टॉक गिरा, लेकिन जो लोग टिके रहे उन्हें असाधारण रिटर्न्स मिले। यानी एक टेल इवेंट ने उनकी पूरी वेल्थ बना दी। बिजनेस और लाइफ में भी यही सच। वॉल्ट डिज्नी की फिल्मों में से कुछ ही ब्लॉकबस्टर बनी, लेकिन वही ब्लॉकबस्टर्स उनकी कंपनी को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए काफी थीं। वेंचर कैपिटल में भी 100 इन्वेस्टमेंट्स में से सिर्फ 1 से 2 स्टार्टअप्स मैसिव सक्सेस देते हैं और वही पूरे फंड को प्रॉफिटेबल बना देते हैं। क्यों जरूरी है इसे समझना? हर इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट से ह्यूज सक्सेस एक्सपेक्ट मत करो। फेलियर्स और एवरेज रिजल्ट्स को प्रोसेस का हिस्सा मानो। पेशेंस रखो, क्योंकि वो एक रेयर टेल तुम्हें सबका रिटर्न दे देगा। माइंडसेट शिफ्ट। मॉर्गन कहते हैं, तुम्हें बार बार सही होने की जरूरत नहीं, बस कुछ बार बहुत ज्यादा सही होना है। यानी अगर तुम 100 बार कोशिश करते हो तो 90 बार फेल होना भी ठीक है, अगर बाकी 10 में से एक कोशिश तुम्हें लाइफ चेंजिंग सक्सेस दे दे। सबक: रेयर इवेंट्स को पहचानना और होल्ड करना वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है। एवरेज और फेलियर्स को नॉर्मल समझो, क्योंकि असली खेल टेल्स का है और जब वो आते हैं तो तुम जीत जाते हो। चैप्टर 7 फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा और कीमती इनाम है फ्रीडम, यानी आजादी। ये आजादी सिर्फ चीजें खरीदने की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण रखने की है। फ्रीडम का असली मतलब: अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा का मतलब है महंगी कार, बड़ा घर, लग्जरी वेकेशंस, लेकिन असली लग्जरी है अपने दिन का समय खुद तय करने की ताकत। कब काम करना है और कब नहीं, किसके साथ काम करना है, कहां से काम करना है, कब छुट्टी लेनी है। ये सब डिसीजंस तुम तब ले सकते हो जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। रिसर्च क्या कहती है? मॉर्गन एक रिसर्च का हवाला देते हैं जिसमें पाया गया कि लोग तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब उन्हें अपने समय पर कंट्रोल होता है। मतलब, अगर तुम अपनी मर्जी से दिन शुरू और खत्म कर सकते हो तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है, चाहे इनकम थोड़ी कम भी हो। एग्जाम्पल: ऑर्डिनरी मिलियनियर्स। कुछ लोग करोड़पति होते हुए भी बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल चीजें दिखाना नहीं, बल्कि अपना स्केड्यूल खुद तय करना होता है। उनके लिए पैसा इज इक्वल टू फ्रीडम, न कि सिर्फ स्टेटस सिंबल। क्यों जरूरी है ये माइंडसेट? अगर तुम पैसे को सिर्फ महंगी चीजें खरीदने का टिकट मानोगे तो तुम हमेशा और ज्यादा चाहोगे, लेकिन अगर तुम इसे अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने का माध्यम मानोगे तो एक पॉइंट पर पहुंचकर तुम सच में इनफ महसूस कर पाओगे। सबक: पैसे का सबसे बड़ा इस्तेमाल है अपना समय और अपनी जिंदगी वापस खरीद लेना। फाइनेंशियल फ्रीडम ही वो लग्जरी है जो बाकी सारी लग्जरीज से ऊपर है। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक बहुत दिलचस्प और थोड़ी चुभने वाली सच्चाई बताते हैं। जब हम लग्जरी दिखाते हैं तो लोग हमारी नहीं, हमारी चीजों की तारीफ करते हैं। यानी हम सोचते हैं कि लोग हमें एडमायर करेंगे, लेकिन असल में वो हमारी पर्सनैलिटी पर नहीं, हमारे पोजेशंस पर ध्यान देते हैं। पैराडॉक्स समझो। मान लो
कोई आदमी एक महंगी कार चला रहा है। हम देखते हैं और सोचते हैं, वाह क्या कार है। लेकिन क्या हम सोचते हैं, वाह क्या इंसान है? नहीं। असल में हम खुद को उस कार में इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कि लोग हमें एडमायर करेंगे। लग्जरी दिखाने का सच। मॉर्गन कहते हैं, महंगी चीजें खरीदकर दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करना अक्सर उल्टा असर डालता है। लोग उस चीज को एडमायर करते हैं, मालिक को नहीं। और कई बार बहुत ज्यादा शो ऑफ इनसिक्योरिटी का संकेत देता है, जैसे हम वैलिडेशन के भूखे हों। इनविजिबिलिटी ऑफ रियल वेल्थ। असली अमीर लोग अक्सर अपने वेल्थ को दिखाते नहीं हैं। उनके पास महंगी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उनका सेल्फ वर्थ उन चीजों पर निर्भर नहीं करता। उनके लिए पैसा एक टूल है, ट्रॉफी नहीं। सेल्फ वर्थ वर्सेस नेटवर्थ। लग्जरी और स्टेटस सिंबल्स टेम्परेरी वैलिडेशन देते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा सेल्फ वर्थ इन चीजों पर टिका है तो तुम्हें बार बार ज्यादा और नया चाहिए होगा, क्योंकि वैलिडेशन जल्दी फीका पड़ जाता है। सबक। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए वेल्थ दिखाने की जरूरत नहीं। लोग तुम्हारी चीजों से ज्यादा तुम्हारे व्यवहार, कैरेक्टर और ऑथेंटिसिटी को याद रखते हैं। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में एक माइंड शिफ्टिंग ट्रूथ बताते हैं। असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं है। हम अक्सर महंगी कार, बड़े घर, ब्रांडेड कपड़े देखकर सोचते हैं कि सामने वाला बहुत अमीर है, लेकिन असल में वो सिर्फ खर्च दिख रहा है, न कि वेल्थ। वेल्थ बनाम रिचनेस। रिच दिखना इज इक्वल टू आपके पास बहुत महंगी चीजें होना। वेल्थी होना इज इक्वल टू आपके पास इतने रिसोर्सेज होना कि आप बिना काम किए भी अपनी जिंदगी चला सको। जो पैसा आपने खर्च नहीं किया और जो एसेट्स आपने जमा किए हैं, वही असली वेल्थ है। अनसीन नेचर ऑफ वेल्थ। वेल्थ अदृश्य होती है क्योंकि वो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स के रूप में होती है जो दिखते नहीं। जब कोई फेरारी चलाता है तो आप उसकी कार देखते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि क्या उसने उस कार के लिए लोन लिया है, क्या उसके पास सेविंग्स हैं, या वो पेचेक टू पेचेक जी रहा है। साइकोलॉजी का ट्रैप। हम नेचुरली विजिबल चीजों पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम दूसरों की स्पेंडिंग देखकर उनके फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अक्सर गलत होता है। एग्जाम्पल। एक आदमी जिसके पास सस्ता सा कार है लेकिन करोड़ों का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, वो फाइनेंशियली कहीं ज्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र है बनिस्बत उस आदमी के जिसके पास लग्जरी एसयूवी है लेकिन सेविंग्स जीरो हैं। की शिफ्ट। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ का मतलब है ऑप्शंस और फ्रीडम, और ये फ्रीडम आती है उस पैसे से जो आपने खर्च करने की बजाय बचा और निवेश किया। सबक। वेल्थ दिखाने के लिए खर्च मत करो। असली अमीरी का माप तुम्हारे एसेट्स और सेविंग्स हैं, न कि तुम्हारे लाइफस्टाइल के दिखावे में। पैसा छिपाकर रखना बुरा नहीं, क्योंकि वही पैसा तुम्हें असली आजादी देगा। चैप्टर 10, सेव मनी। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में बताते हैं कि वेल्थ बनाने का सबसे आसान, सस्ता और कंट्रोल में रहने वाला तरीका है पैसे बचाना। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते। मार्केट का मूड बदल सकता है, लेकिन सेविंग एक ऐसा स्किल है जो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। सेविंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। बहुत लोग सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, लेकिन सेविंग इनकम पर नहीं, बिहेवियर पर डिपेंड करती है। कम इनकम वाला इंसान भी डिसिप्लिन्ड होकर ज्यादा बचा सकता है, और हाई इनकम वाला इंसान भी ओवर स्पेंड करके कुछ नहीं बचा पाता। वाई सेविंग मैटर्स मोर देन हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क हमेशा काम नहीं करता। लेकिन अगर तुम ज्यादा बचाते हो तो कंपाउंडिंग के लिए ज्यादा कैपिटल होता है। कंपाउंडिंग का असली जादू तभी होता है जब प्रिंसिपल बड़ा हो, और ये सेविंग से ही पॉसिबल है। फ्रीडम फैक्टर। सेविंग सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि आज के लिए भी फ्रीडम देती है। अगर तुम्हारे पास सेविंग्स हैं तो तुम्हें हर पेचेक पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तुम्हें मजबूरी में खराब डील्स या टॉक्सिक जॉब्स एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ती। इमरजेंसीज में पैनिक कम होता है। लाइफस्टाइल कंट्रोल। मॉर्गन का कहना है, पैसा बचाना ऑफ्टन इनकम बढ़ाने से ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इनकम बढ़ाना एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन खर्च कम करना पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना वेल्थ बिल्डिंग की सबसे बड़ी कुंजी है। एग्जाम्पल। एक आदमी $1 मिलियन इन्वेस्ट करता है और 8% रिटर्न कमाता है, लेकिन उसका खर्च बहुत ज्यादा है, तो उसे बार बार पैसे निकालने पड़ेंगे और कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा आदमी $500,000 इन्वेस्ट करता है, 5% रिटर्न पाता है, लेकिन कम खर्च करता है,
तो वो फाइनेंशियली ज्यादा सुरक्षित रहेगा। सबक: सेविंग एक बिहेवियर है, मैथ्स नहीं। जितना कम तुम्हें अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए चाहिए, उतना आसान है वेल्थ बनाना। हाई इनकम से ज्यादा जरूरी है हाई सेविंग रेट। चैप्टर 11: रीजनेबल, रैशनल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के फैसले हमेशा परफेक्टली रैशनल नहीं होने चाहिए, बल्कि रीजनेबली प्रैक्टिकल होने चाहिए। मतलब सिर्फ कैलकुलेटर्स और स्प्रेडशीट्स के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी इमोशंस, कंफर्ट और लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड को भी ध्यान में रखकर फैसले लो। रैशनल वर्सेस रीजनेबल। रैशनल इज इक्वल टू मैथ और लॉजिक के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना। रीजनेबल इज इक्वल टू मैथ और लॉजिक को फॉलो करना, लेकिन साथ में ह्यूमन बिहेवियर, फियर्स और पर्सनल प्रेफरेंसेस को भी कंसिडर करना। क्यों? क्योंकि इंसान रोबोट नहीं है। अगर कोई फाइनेंशियल प्लान थियोरेटिकली परफेक्ट है लेकिन तुम्हें स्ट्रेस देता है, तो तुम उसे लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल: डेट रीपेमेंट। मैथ कहेगा कि सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेट चुकाओ, स्नोबॉल मेथड नहीं, एवलांच मेथड। लेकिन बहुत लोग पहले छोटे छोटे डेट्स चुकाते हैं, क्योंकि इससे उन्हें जल्दी प्रोग्रेस दिखती है और मोटिवेशन मिलती है। ये मैथ के हिसाब से परफेक्ट नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल है। लॉन्ग टर्म बिहेवियर मैटर्स मोर। फाइनेंशियल सक्सेस का 90% हिस्सा है कंसिस्टेंट बिहेवियर। अगर कोई प्लान तुम्हारे लिए मेंटली कंफर्टेबल है, तो तुम उसे सालों तक स्टिक कर पाओगे, और यही कंपाउंडिंग को काम करने देता है। इन्वेस्टिंग में भी यही रूल। स्टॉक मार्केट में हाईएस्ट रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट करना रैशनल है, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी तुम्हें रातों की नींद उड़ा देती है, तो तुम पैनिक में बेच दोगे और लॉन्ग टर्म नुकसान करोगे। बेटर है कि तुम थोड़े कम रिटर्न लेकिन ज्यादा कंफर्ट देने वाले एसेट्स चुनो, ताकि प्लान टिकाऊ रहे। सबक: परफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजंस वो हैं जो तुम इमोशनली और प्रैक्टिकली हैंडल कर सको। पैसे का खेल मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, इसलिए सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी चुनो। नंबर्स से ज्यादा जरूरी है वो पाथ जिसे तुम फॉलो कर पाओ। चैप्टर 12: सरप्राइज। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इतिहास सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि सरप्राइज का सिलसिला है। हम फ्यूचर को पास्ट के पैटर्न से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सबसे बड़े बदलाव हमेशा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से आते हैं। पास्ट से सीखने की लिमिट। हम कहते हैं, इतिहास से सीखो। हाँ, सीखना चाहिए, लेकिन याद रखो, पास्ट हमें क्या हुआ बताता है, फ्यूचर हमें कैसे सरप्राइज करेगा ये नहीं बताता। पास्ट के लेसन्स यूजफुल हैं, लेकिन वो पूरी तरह फ्यूचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी की पावर। इतिहास में कई बड़े मोमेंट्स ऐसे थे जिन्हें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सका। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 9/11 टेररिस्ट अटैक्स, कोविड-19 पैंडेमिक। इन इवेंट्स ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन ये टेक्स्ट बुक्स में प्रोबेबल सिनेरियोज के रूप में नहीं थे। वाई सरप्राइजेज विल कीप हैपनिंग। टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, क्लाइमेट और कल्चर लगातार बदलते हैं। नए वेरिएबल्स आने से पुराने पैटर्न्स टूट जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर खुद अनप्रेडिक्टेबल है। जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती हैं, वो अचानक पॉसिबल हो जाती हैं। इन्वेस्टिंग में इसका असर। इन्वेस्टर्स अक्सर मानते हैं कि मार्केट का फ्यूचर पास्ट डेटा पर बेस्ड होगा, लेकिन सबसे बड़े मार्केट मूव्स वो होते हैं जो किसी मॉडल में नहीं होते। इसलिए इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में हमेशा रूम फॉर सरप्राइज होना चाहिए। प्रिपेयर्ड वर्सेस प्रिडिक्टिव माइंडसेट। मॉर्गन का मैसेज क्लियर है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में टाइम वेस्ट मत करो। अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहो, डाइवर्सिफिकेशन, इमरजेंसी फंड और अडेप्टेबल माइंडसेट से। सबक: हिस्ट्री यूजफुल है, लेकिन गारंटी नहीं देता। सबसे बड़ा रिस्क वो है जिसे तुम देख नहीं रहे हो। फाइनेंशियल और लाइफ प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, क्योंकि सरप्राइजेस आते रहेंगे। चैप्टर 13: रूम फॉर एरर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे और जिंदगी दोनों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना जरूरी है। मतलब अपने प्लान्स ऐसे बनाओ कि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक न भी हों, तो भी तुम सरवाइव कर सको। क्यों जरूरी है रूम फॉर एरर? लाइफ और मार्केट्स दोनों अनप्रिडिक्टेबल हैं। कोई भी प्लान 100% सर्टेनिटी से काम नहीं करता। अगर तुम्हारे पास बफर नहीं है, तो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट तुम्हें पूरी तरह हिला सकता है। फाइनेंशियल एग्जाम्पल: अगर तुम इन्वेस्ट करते समय 100% परफेक्ट प्रिडिक्शंस पर डिपेंड करोगे, तो एक छोटी सी मिस्टेक भी तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर तुम कंजर्वेटिव असम्पशंस और बफर रखते हो, तो मिस्टेक्स भी मैनेजेबल हो जाती हैं। सेफ प्लान बनाना। रूम फॉर एरर का मतलब रिस्क अवॉइड करना नहीं, बल्कि रिस्क को मैनेजेबल बनाना है। इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन, कम लेवरेज, इमरजेंसी कैश।
लाइफ, एक्स्ट्रा टाइम, बैकअप प्लान्स, हेल्थ इंश्योरेंस। हिस्टोरिकल एनालॉजी। मॉर्गन बताते हैं कि बहुत सी सक्सेसफुल कंपनीज और इन्वेस्टर्स इसलिए टिके हैं क्योंकि उन्होंने एग्रेसिव होने के बजाय थोड़ा सेफ खेला, ताकि एक या दो बड़े मिस्टेक्स भी उन्हें खत्म न कर दें। प्रैक्टिकल अप्रोच। सेविंग्स ज्यादा रखो, सिर्फ मिनिमम मत सोचो, एक्स्ट्रा रखो, डेट कम रखो। हाई लेवरेज तुम्हारे बफर को खत्म कर देता है। एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो। अगर तुम हर साल 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो डिसअपॉइंटमेंट और रिस्क दोनों बढ़ जाते हैं। सबक। ग्रेट प्लान्स तब भी काम करते हैं जब उनमें थोड़ी गुंजाइश हो गलतियों के लिए। तुम्हारा सर्वाइवल तुम्हारी प्रिडिक्शन एबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू फ्रीडम टू स्टे इन द गेम। चैप्टर 14, यूल चेंज। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, तुम्हारे गोल्स, प्रायोरिटीज और ड्रीम्स समय के साथ बदलेंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हम अक्सर लाइफ डिसीजंस ऐसे लेते हैं जैसे हम हमेशा वही इंसान रहेंगे जो आज हैं। द इल्यूजन ऑफ परमानेंट गोल्स। 18 साल के तुम और 40 साल के तुम की सोच, वैल्यूज और प्रायोरिटीज अलग होंगी। लेकिन जब हम बिग फाइनेंशियल या लाइफ डिसीजंस लेते हैं तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि हमारी करंट डिजायर्स हमेशा रहेंगी। इससे कई बार हम फ्यूचर में रिग्रेट महसूस करते हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। साइकोलॉजी में इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। हम मानते हैं कि हमने काफ़ी चेंज कर लिया है, लेकिन आगे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। असलियत, अगले 10-20 साल में भी तुम उतना ही बदलोगे जितना पिछले 10-20 साल में बदले हो। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑन मनी। तुम्हारे आज के फाइनेंशियल गोल्स जैसे लग्जरी हाउस, स्पोर्ट्स कार या अर्ली रिटायरमेंट फ्यूचर में इररेलेवेंट लग सकते हैं। इसलिए प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखो ताकि जब प्रायोरिटीज बदलें तो तुम्हारा सिस्टम टूटे नहीं। एग्जाम्पल, 25 की उम्र में कोई रिस्की स्टार्टअप शुरू करना तुम्हें एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन 35 की उम्र में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने के बाद तुम्हें स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी। अगर तुम्हारे फाइनेंशियल और करियर प्लान्स रिजिड होंगे तो ये शिफ्ट तुम्हें परेशान कर देगा। हाउ टू प्लान फॉर चेंज। अवॉइड एक्सट्रीम कमिटमेंट्स। ऐसी लायबिलिटीज मत लो जो तुम्हें डेकेड्स तक बांध दें, जैसे ओवरसाइज्ड होम लोन। सेव मोर देन यू नीड। ज्यादा सेविंग फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी देती है। कीप लर्निंग। स्किल अडेप्टेबिलिटी तुम्हें चेंजिंग गोल्स के साथ एडजस्ट करने में मदद करती है। सबक, तुम बदलोगे और तुम्हारे सपने भी बदलेंगे। इसे एक्सेप्ट करो। फ्लेक्सिबिलिटी, परफेक्शन। ऐसे प्लान्स बनाओ जो फ्यूचर के अननोन तुम के लिए भी काम करें। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, चाहे वो सीधे पैसों में हो या फिर इनडायरेक्टली इमोशंस, टाइम या रिस्क में। अगर कोई चीज फ्री लग रही है तो बस उसकी कॉस्ट तुम्हें दूसरे रूप में चुकानी पड़ेगी। द हिडन प्राइस ऑफ रिटर्न्स। स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न्स फ्री में नहीं आते, उनके साथ वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और डर आता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में भी मेंटेनेंस, लिक्विडिटी रिस्क और पेपरवर्क की हिडन कॉस्ट होती है। कोई भी एसेट जो पोटेंशियल देता है वो तुम्हें इमोशनल और साइकोलॉजिकल टोल भी देता है। वॉलेटिलिटी एज अ फी। मॉर्गन कहते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी को लॉस मत समझो, इसे टिकट प्राइस समझो जो तुम्हें हाई रिटर्न्स वाले शो में एंट्री देता है। अगर तुम वॉलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म पेन सहने को तैयार नहीं हो तो लॉन्ग टर्म गेन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, 2008 क्राइसिस। 2008 में मार्केट क्रैश के समय बहुत लोग डर कर बाहर निकल गए और बॉटम के बाद रिबाउंड मिस कर दिया। उन्होंने वॉलेटिलिटी की फी चुकाने से मना कर दिया और रिजल्ट में पोटेंशियल रिटर्न्स खो दिए। एवरी डिसीजन हैज अ ट्रेड ऑफ। अर्ली रिटायरमेंट चाहते हो, कॉस्ट है, शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग सैक्रिफाइसेस और करियर ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज। ओन बिजनेस चाहते हो, कॉस्ट है, स्टेबल सैलरी छोड़ना और अनसर्टेनिटी में जीना। सेफ्टी चाहते हो, कॉस्ट है, लोअर रिटर्न्स। हाउ टू हैंडल दिस रियलिटी। आइडेंटिफाई द रियल कॉस्ट। देखो कि तुम्हारे गोल के पीछे इमोशनल और प्रैक्टिकल कीमत क्या है। बी विलिंग टू पे। अगर कीमत चुकाने का मन नहीं तो गोल बदल दो। अवॉइड डिनायल। रिस्क फ्री हाई रिटर्न्स जैसी चीजें फैंटेसी हैं। सबक, हर रिवॉर्ड की एक कीमत होती है, सीधी या छुपी हुई। हाई रिटर्न्स की कीमत है वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी सहना। अगर कॉस्ट देने को तैयार नहीं तो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट मत करो। चैप्टर 16, यू एंड मी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे को लेकर हर इंसान की सोच अलग होती है क्योंकि हम सबका अनुभव, पृष्ठभूमि और एक्सपोजर अलग है।
यानी तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस और मेरे फाइनेंशियल डिसीजंस दोनों सही हो सकते हैं, भले ही वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों। वाई वी थिंक डिफरेंटली अबाउट मनी। किसी ने पॉवर्टी में बचपन बिताया है, उनके लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। किसी ने बुल मार्केट में करियर शुरू किया है, वो रिस्क लेने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। किसी ने अर्ली इन्वेस्टिंग सक्सेस देखी है, वो ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच अपनाएगा। किसी ने सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, वो डिफेंसिव रहेगा। सेम डेटा, डिफरेंट कंक्लूजन्स। दो लोग एक ही इकोनॉमिक न्यूज देख सकते हैं, लेकिन रिएक्ट अलग तरह से करेंगे, क्योंकि वो इसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के लेंस से देखते हैं। एग्जाम्पल, 2008 क्रैश झेलने वाला इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी देखकर घबरा सकता है। 2010 के बाद इन्वेस्टिंग शुरू करने वाला इन्वेस्टर उसी वॉलेटिलिटी को बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकता है। वाई कंपैरिजन इज डेंजरस। अगर तुम अपने पैसे के डिसीजंस दूसरों के लाइफस्टाइल या पोर्टफोलियो देखकर लोगे, तो तुम उनके कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर दोगे। तुम्हारे गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्क टॉलरेंस अलग हैं, इसलिए कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। द की इज सेल्फ अवेयरनेस। अपना बैकग्राउंड समझो, तुम्हारी सोच कैसे बनी है। अपना रिस्क टॉलरेंस पहचानो, तुम कितना लॉस सह सकते हो बिना पैनिक हुए। अपना गोल डिफाइन करो, तुम्हारे लिए फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब क्या है। सबक, मनी डिसीजंस डीपली पर्सनल होते हैं। एक साइज सब पर फिट स्ट्रैटेजी नहीं होती। दूसरों का रास्ता देखो, लेकिन अपना रास्ता चुनो। कंपैरिजन छोड़ो, कॉन्टेक्स्ट अपनाओ। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनुष्य स्वभाव से पेसिमिज्म, निराशावाद की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि बुरी खबरें हमें तुरंत सावधान कर देती हैं, जबकि अच्छी खबरें धीरे धीरे असर दिखाती हैं। वाई पेसिमिज्म साउंड्स स्मार्टर। जब कोई कहता है मार्केट गिरने वाला है या इकोनॉमी क्रैश होने वाली है, तो वो हमें ज्यादा बुद्धिमान लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग डेंजर सिग्नल्स पर नेचुरली रिएक्ट करता है। ऑप्टिमिज्म अक्सर नाइव या ओवर कॉन्फिडेंट समझा जाता है, जबकि पेसिमिज्म रियलिस्टिक लगता है। स्पीड ऑफ बैड न्यूज वर्सेस गुड न्यूज। बुरी खबरें अचानक और तेज असर डालती हैं, जैसे क्रैश, पेंडेमिक, टेररिस्ट अटैक। अच्छी खबरें धीरे धीरे बिल्ड होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट्स, और इसलिए उतनी ड्रामेटिक नहीं लगती। एग्जाम्पल, 2008 में मार्केट क्रैश की हेडलाइंस हर जगह छा गईं, पैनिक इंस्टेंट था। लेकिन 2009 से 2020 के बुल मार्केट का राइज बहुत धीरे धीरे आया, इसलिए वो उतना एक्साइटिंग न्यूज नहीं बना। वाई दिस इज डेंजरस इन इन्वेस्टिंग। अगर तुम हर पेसिमिस्टिक प्रेडिक्शन पर एक्शन लोगे, तो ज्यादातर टाइम मार्केट से बाहर रह जाओगे और लॉन्ग टर्म गेन्स मिस करोगे। शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म को ओवरशैडो कर देती है। हाउ टू हैंडल पेसिमिज्म बायस। बैलेंस देखो, बुरी खबरों के साथ साथ पॉजिटिव ट्रेंड्स भी ट्रैक करो। लॉन्ग टर्म लेंस अपनाओ, शॉर्ट टर्म गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। कॉन्टेक्स्ट समझो, हर क्राइसिस के बाद रिकवरी होती है और हिस्ट्री में ग्रोथ का पैटर्न ज्यादा कंसिस्टेंट है। सबक, पेसिमिज्म हमें सेफ फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ ऑप्टिमिज्म से बनती है। नेगेटिव न्यूज लाउड होती है, पॉजिटिव न्यूज स्लो होती है, लेकिन असरदार होती है। डर के बजाय डेटा और हिस्ट्री से फैसला लो। चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और डर, फियर बढ़ जाता है, तब लोग ऐसी कहानियों पर भी विश्वास कर लेते हैं जिनका कोई ठोस सबूत नहीं होता। पैसे और निवेश की दुनिया में ये बहुत कॉमन है। वाई वी क्लिंग टू स्टोरीज इन अनसर्टेनिटी। दिमाग को एम्बिग्युइटी पसंद नहीं होती। जब आउटकम क्लियर नहीं होता, तो हम कहानी बनाकर उस गैप को भर देते हैं। ये कहानियां हमें टेम्परेरी कंफर्ट देती हैं, भले वो पूरी तरह सच न हो। फियर मेक्स अस इरैशनल। मार्केट क्रैश के दौरान लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज, इनसाइडर टिप्स और मिरेकल स्ट्रैटेजीज पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। जब पैसा दांव पर लगा हो, तो हमारा लॉजिकल ब्रेन पीछे हट जाता है और इमोशनल ब्रेन डिसीजन लेने लगता है। एग्जाम्पल, 2008 में कई इन्वेस्टर्स ने हाउसिंग मार्केट कभी क्रैश नहीं होगा जैसी बातें मानी, क्योंकि वो उनके पोर्टफोलियो को सेफ फील कराती थीं। पेंडेमिक के दौरान कई लोग ये स्टॉक कभी नीचे नहीं जाएगा जैसे बिलीफ्स पकड़कर बैठे रहे और नुकसान उठाया। द प्रॉब्लम विद कंफर्टिंग लाइज। शॉर्ट टर्म में ये तुम्हें बेटर फील कराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हें गलत डिसीजंस और बड़े लॉसेस की तरफ ले जाती है। जब फैक्ट और फिक्शन मिल जाते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है। हाउ टू अवॉइड दिस ट्रैप।
एविडेंस डिमांड करो, सिर्फ कहानी नहीं, डेटा और प्रूफ देखो। मल्टीपल सोर्सेस चेक करो, एक ही सोर्स से सुनी बात पर भरोसा मत करो। एक्सेप्ट अननोन्स, हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, कभी कभी पता नहीं कहना सेफ होता है। सबक, अनसर्टेनिटी में हम वो मान लेते हैं जो हमें कंफर्ट देता है, लेकिन सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। पैसे की दुनिया में भरोसा डेटा, हिस्ट्री और रिस्क मैनेजमेंट पर होना चाहिए, कहानी पर नहीं। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल पूरी किताब के सारे लेसन्स को जोड़कर एक सिंपल फ्रेमवर्क देते हैं, जिससे हम पैसे और जिंदगी को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। ये बेसिकली पूरे सफर का रिकैप प्लस एक्शन प्लान है। कोर लेसन्स रिकैप। नो वंस क्रेजी, हर किसी का पैसों के साथ रिश्ता उसके अनुभवों से बना है। दूसरों को जज मत करो, अपने कॉन्टेक्स्ट को समझो। लक रिस्क, सक्सेस में लक भी रोल निभाती है, फेलियर में रिस्क भी। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, नेवर इनफ, दूसरों से कंपेयर करने का खेल कभी खत्म नहीं होता, अपना इनफ डिफाइन करो। कॉम्पाउंडिंग, टाइम और पेशेंस वेल्थ बनाने के सबसे बड़े हथियार हैं। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी, वेल्थ कमाने के लिए बोल्डनेस चाहिए, बचाने के लिए ह्यूमिलिटी और रिस्क कंट्रोल। टेल्स, यू विन, रेयर लेकिन बड़े इवेंट्स। टेल्स, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं, मिस मत करो। फ्रीडम, असली अमीरी है अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। मैन इन द कार पैराडॉक्स, स्टेटस सिंबल्स से रिस्पेक्ट नहीं मिलता बल्कि ह्यूमिलिटी से मिलता है। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, वेल्थ दिखाने से नहीं बचाने से बनती है। सेव मनी, सेविंग तुम्हें ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। रीजनेबल, रैशनल, फाइनेंशियल डिसीजंस परफेक्ट नहीं सस्टेनेबल होने चाहिए। सरप्राइज, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है इसलिए अडेप्टेबल बनो। रूम फॉर एरर, सेफ्टी मार्जिन हमेशा रखो। यूल चेंज, फ्यूचर में तुम बदलोगे इसलिए प्लान्स फ्लेक्सिबल रखो। नथिंग्स फ्री, हर रिवॉर्ड की कीमत होती है, तैयार रहो। यू एंड मी, हर किसी का मनी व्यू अलग होता है इसलिए कंपैरिजन डेंजरस है। सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नेगेटिव न्यूज का बायस समझो और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड्स इग्नोर मत करो। व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, अनसर्टेनिटी में फैक्ट चेक करना और काम रहना सीखो। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, मॉर्गन का कहना है कि पैसे के मामले में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो तो तुम फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचोगे, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर पाओगे, पैसे के साथ हेल्थियर रिलेशनशिप बना पाओगे। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, लॉन्ग टर्म सोचो, कंपाउंडिंग को काम करने का समय दो। रिस्क रिस्पेक्ट करो, जितना खो सकते हो उससे ज्यादा रिस्क मत लो। इनफ डिफाइन करो, कंपैरिजन की दौड़ से बाहर निकलो। सेव ज्यादा, खर्च सोच समझकर, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, लाइफ चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो। सबक, पैसे की मास्टरी कैलकुलेशन से ज्यादा माइंडसेट की मास्टरी है। डिसिप्लिन, पेशेंस और ह्यूमिलिटी, ये तीन चीजें तुम्हें रिच बनने के साथ साथ रिच बने रहने में मदद करेंगी। चैप्टर 20, कन्फेशंस। इस आखिरी अध्याय में मॉर्गन हाउसल अपनी पर्सनल मनी फिलॉसफी और कुछ ईमानदार स्वीकारोक्तियां साझा करते हैं। ये चैप्टर बहुत पर्सनल है क्योंकि इसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में क्या सीखा, क्या छोड़ा और किस तरह वो अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहते हैं। मॉर्गन की मनी फिलॉसफी, मैं दूसरों से बेहतर बनना नहीं चाहता, बस अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मेरा गोल मार्केट को बीट करना नहीं है, बल्कि अपने फैमिली के लिए पीस और फ्लेक्सिबिलिटी पाना है। मैं ज़्यादा सिंपल पोर्टफोलियो रखता हूं, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। मैं इनफ जानता हूं, एक्स्ट्रा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा कमाने के बजाय वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पसंद करते हैं। मैं रिस्क को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है इसलिए इमरजेंसी फंड और कैश रिजर्व हमेशा रेडी रखते हैं। ऑनेस्ट एडमिशंस, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं और सिनेरियोज बदलने पर एडजस्ट करते हैं। मैं कभी कभी इमोशनल डिसीजंस भी लेता हूं। वो मानते हैं कि कंप्लीटली रैशनल होना इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने अपने सिस्टम को ह्यूमन टेंडेंसीज के साथ डिज़ाइन किया है। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को मनी से ज़्यादा वैल्यू देता हूं। पैसे का असली मतलब उनके लिए है अपने समय और चॉइसेस पर कंट्रोल। की टेकअवेज फ्रॉम कन्फेशंस, पैसे के बारे में ह्यूमिलिटी रखना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी हर बार सही नहीं हो सकता। अपनी पर्सनल सिचुएशन और गोल्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, न कि दूसरों को देखकर।
वेल्थ का अल्टीमेट पर्पस है लाइफ सेटिस्फैक्शन, न कि सिर्फ नंबर्स बढ़ाना। सबक: पैसे के खेल में जीतने का मतलब हमेशा ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि अपने लिए परफेक्ट बैलेंस पाना है। फाइनेंशियल सक्सेस: इनफ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्लस पीस ऑफ माइंड।